नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट में आज बात करेंगे उस विवाद की जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वो है नीली चिड़िया को लेकर, यानी ट्विटर को लेकर। सवाल उठने लगे हैं ट्विटर की निष्पक्षता को लेकर, चाहे फिर वो ब्लू टिक देने का मामला हो या फिर पोस्ट को स्क्रीन करके बैन करना या किसी अकाउंट को ब्लॉक करना। और ऐसा लोनी के असद मामले में भी सामने आया, जिसको लेकर ट्विटर पर सवाल उठे। जिस तरह का रोल ट्विटर ने अदा किया, ट्विटर को संसदीय कमेटी के सामने भी पेश होना पड़ा। सवाल ट्विटर की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं, सवाल ट्विटर की गाइडलाइंस पर उठ रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ट्विटर एक इन्फ्लुएंसर की तरह से अपने एजेंडा के हिसाब से काम कर रहा है। क्या है पूरा विवाद, देखिए, समझिए और खुद तय कीजिए। भारत के अंदर एक बुत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। कोई हिंदुस्तान पर हमले की नापाक धमकी देता है तो कोई मजहबी कट्टरपंथ की जुनूनी तकरीरें पढ़ता है, कोई फेक न्यूज फैलाकर समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करता है। लेकिन हैरानी की बात ये कि खुद को पाक साफ बताने वाले ट्विटर पर इस नफरत को जगह मिलती है। ये ट्विटर की एक तस्वीर है, अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया जाता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया जाता है। कांग्रेस के टूल किट मामले में एक राजनीतिक आरोप को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया जाता है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अपने आप ही जहन में एक सवाल उठता है, क्या ट्विटर को नफरत भरी पोस्ट और तकरीरें कबूल हैं? और क्या ट्विटर एक एजेंडा के तहत भारत सरकार और उससे जुड़े पक्षों को निशाना बनाता है? इन्हीं सवालों के चलते आज वो हालात पैदा हो गए कि इस कथित सोशल मीडिया जाइंट को जांच के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। लोनी में कथित मारपीट के वीडियो के चलते आज संसद की स्थायी कमेटी के सामने ट्विटर के नुमाइंदे पेश हुए और बेंगलुरु में कांग्रेस टूल किट मामले में पुलिस ने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछताछ की। ट्विटर और सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ की तो ट्विटर ने संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखा। हालांकि समिति के सदस्यों ने दो टूक कह दिया कि आपको यहाँ का कानून मानना ही पड़ेगा। आखिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बार बार सुर्खियों का हिस्सा क्यों बन रहा है? इसकी वजह कोई सियासी बता सकता है, कोई इसे अभिव्यक्ति की आजादी से भी जोड़ सकता है, लेकिन इसका असल जवाब तभी मिलेगा जब ट्विटर बताएगा। जब अब्दुल समद की पिटाई से जुड़े कथित जुल्म के दावे को पुलिस ने खारिज कर दिया तो ट्विटर ने अब तक ये वीडियो हटाए क्यों नहीं? जब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया तो ट्विटर ने उसकी टाइमलाइन से फर्जी जुल्म के दावों को क्यों नहीं हटाया? क्यों अब तक मोहम्मद जुबैर का अकाउंट सस्पेंड नहीं किया गया? जाहिर है ट्विटर वही करता है जो उसकी मर्जी होती है और ट्विटर के ये एक्शन किसी खास एजेंडे की तरफ इशारा भी करते हैं। जरा ट्विटर पर हाल ही में हुई 2 सोशल एक्टिविटी पर नजर डालिए। ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत के बाद भी उनके अकाउंट से ब्लू टिक नहीं हटाया गया था। ट्विटर पर ब्लू टिक का मतलब होता है वेरीफाइड अकाउंट, यानी कि ब्लू टिक होल्डर के द्वारा जो भी जानकारी साझा की जा रही है उसमें त्रुटि होने की संभावना काफ़ी कम है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस देश में ट्विटर काम कर रहा है, जिस देश में ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, क्या उसी देश यानी हिंदुस्तान में जो बड़ी शख्सियतें हैं ट्विटर को उनके बारे में जानकारी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्विटर इंडिया के कर्मचारियों को प्रणब दा के बारे में जानकारी नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्विटर को गृहमंत्री अमित शाह के बारे में जानकारी नहीं हो और वो ये कहे कि हमें इनका अकाउंट ऑथेंटिक सोर्स नहीं लगा? क्या ये सब एक खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है? ट्विटर की इसी हिस्ट्री शीट को अगर खंगालते चले जाएं तो शायद महीनों का वक्त लग जाएगा, लेकिन ट्विटर पर उठते सवालों का सिलसिला कम नहीं होगा। ट्विटर से जुड़े विवादों पर साइबर दुनिया के एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा इस ब्लू टिक कंट्रोवर्सी से जुड़ी एक और तस्वीर देख लीजिए। ट्विटर पर इमरान सरकार में मंत्री शेख रशीद का भी अकाउंट है। ट्विटर पर शेख रशीद का कितना इस्तेकबाल है वो आपको इस अकाउंट पर चस्पा ब्लू टिक से पता चल जाएगा। यानी ट्विटर के लिए शेख रशीद सही जानकारी देने वाली शख्सियत है। अब जरा शेख रशीद की जानकारी भी सुन लीजिए।
हमारे पास हर साइज का मसाला है कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। दिस विल बी एटॉमिक वॉर। अब आप ही सोचिए, ट्विटर पर ऐसे किरदार को ब्लू टिक दिया जाता है जो किसी देश पर खुलेआम एटम बम चलाने की धमकी देता है, लेकिन जब कंगना रनौत बंगाल में हिंसा को लेकर बोलते हैं तो ट्विटर उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर देता है। इसी मनमर्जी या यूं कहे कि ट्विटर गर्दी के चलते आज संसदीय कमेटी तक को ट्विटर को हाजिर होने का फरमान भेजना पड़ा और खुद को दुनिया का इंटेलेक्ट प्लेटफॉर्म कहने वाला ट्विटर अपनी कारगुजारियों पर जवाब दे रहा है। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया के जरिए बढ़ते हेट कंटेंट और फेक न्यूज के चलते सरकार नई आईटी गाइडलाइंस लेकर आई थी, जिसे अमल में लाने की मियाद 3 महीने की थी, लेकिन ट्विटर ने 6 महीने का वक्त मांगा और अब तक ट्विटर ने इन गाइडलाइंस को लागू नहीं किया है। देखिए, भारतीय सरकार ने इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा, कृपया भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून, भारतीय साइबर लॉ और आईटी रूल्स का पालन करें। अधिकांश कंपनियों ने इनका पालन किया, कुछ कंपनियां ऐसे हैं जिन्होंने इनका पालन नहीं किया। लिहाजा सरकार को लगातार चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेतावनी देखी अनदेखी कर दी गई। तो लाजमी सी बात है, जो कानून का इफेक्ट था वो तो आना जरूरी था। ट्विटर पर अगर आप किसी मजहब को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करें, कोई नस्लवादी टिप्पणी करें, तो ट्विटर उसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बताकर खुद ब खुद पोस्ट हटा देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्विटर के ये कथित नियम कायदे सिर्फ एक वर्ग या एक देश भर के लिए हैं। अगर नहीं तो सुनिए ट्विटर पर मौजूद 2 ऐसी पोस्ट जो न्यूज नेशन ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगाल कर हासिल किए हैं। अब जरा सुनिए, भारत और हिंदुओं के लिए किस किस्म का धमकी भरा, नफरत भरा मटेरियल ट्विटर पर मौजूद है और बिना किसी रोक टोक के शेयर किया जा रहा है। भारत के अंदर एक बुत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। एक भगोड़े अपराधी यानी जाकिर नायक, जिसके ऊपर मजहबी नफरत और कट्टरपंथ फैलाने का इल्जाम है, उसके जहरीले वीडियो ट्विटर पर शेयर किए जाते हैं, लेकिन ट्विटर इन वीडियोस को या इन्हें शेयर करने वालों के अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। ट्विटर के जरिए ही वो टूल किट भी शेयर की गई थी, जिसका कनेक्शन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े पाए गए थे, लेकिन ट्विटर ने इस टूल किट को शेयर करने वालों के अकाउंट सस्पेंड नहीं किए। तो क्या ट्विटर के लिए हिंदुओं को धमकाना जायज है, लेकिन किसी और धर्म के बारे में लिखना या आपत्तिजनक पोस्ट करना गुनाह? ट्विटर के लिए भारत को धमकी भरे वीडियो जायज हैं, लेकिन भारत की हस्तियों को ब्लू टिक हटा देना मानो आदत बन गई है। अगर आप भी ट्विटर के यूजर हैं तो देखिए, समझिए और तय कीजिए ट्विटर क्या है, यानी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर एजेंडा चलाने की फैक्ट्री। टीम न्यूज़ और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ट्विटर गर्दी का एक और मामला उस वक्त सामने आया जब पीएफआई के संगठन की कर्नाटक विंग को ट्विटर ने ब्लू टिक दे दिया। वही पीएफआई जिस पर आतंक और कट्टरपंथ के इल्जाम लगते रहे हैं, सवालों के घेरे में है, जांच उसके खिलाफ जारी है, उस पीएफआई की कर्नाटक विंग को आपने ब्लू टिक दे दिया। इस पर इस्लामिक सूफी मंच ने बाकायदा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और अदालत तक जाने की बात कही जा रही है। शाहीन बाग से लेकर मथुरा केस तक इन हालिया कांड में बार बार एक नाम सामने आया। ये नाम था पीएफआई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो गुट जिसके ऊपर कट्टरपंथ से लेकर देशद्रोही करतूतों को अंजाम देने जैसे संगीन इल्जाम लगे हैं। इसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर मेहरबान हुआ ट्विटर। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटक ब्रांच का ट्विटर हैंडल है, जिसे ट्विटर ने अपने ब्लू टिक से नवाजा है। और इसी ब्लू टिक को लेकर ट्विटर के खिलाफ खड़ा हो गया है सूफी इस्लामिक बोर्ड, जिसने कर दिया है ऐलान कि पीएफआई जैसे संगठन को सोशल मीडिया पर क्रेडिबिलिटी की पहचान देना नाजायज है। हमारी आपत्ति ये है कि पीएफआई एक चरमपंथी संस्था है और उसके खिलाफ देश भर में 900 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और 100 से ज़्यादा मामलों में उनके लोगों को सजा हो चुकी है। और ख़ास तौर से कर्नाटक इकाई जो बेंगलोर के दंगों में इन्वॉल्व रही
और उनके कई ऐसे मामले रहे जो बड़े विवादास्पद हैं और देश के खिलाफ हैं। तो ऐसी संस्था की कर्नाटक इकाई को ब्लू टिक दिया जाना ये तो चरमपंथ को बढ़ावा देने के समान है। सिर्फ सूफी इस्लामिक बोर्ड ही नहीं, जिस किसी ने पीएफआई को कथित तौर पर ऑथेंटिक सोर्स बताने वाला ब्लू टिक देखा, उसके जहन से मानो सवाल उठे। जिस संगठन को बैन करने की मांग होती रही है, उसे ट्विटर कैसे जायज जानकारी का सोर्स मान सकता है? जिस पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा, वो ट्विटर का ब्लू टिक होल्डर कैसे बन सकता है? पीएफआई पर पॉलिटिकल किलिंग्स के इल्जाम लगे। इस संगठन पर मजहबी उन्माद के चलते प्रोफेसर की हत्या का भी आरोप है। पीएफआई के कई सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वो बैन हो चुके सिमी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शायद ट्विटर को ये संगीन हिस्ट्री शीट नजर नहीं आती। यही वो पक्षपात या यूं कहें कि एजेंडा है जिसके चलते कई लोग कह रहे हैं कि अब दूसरे देशों की ही तरह ट्विटर छोड़कर कू जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। इंडियन ऐप है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम। इंडियन ऐप है तो कर सकते हैं यूज़। ट्विटर बैन होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ऐप है, उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीन में ट्विटर बैन है, नाइजीरिया में ट्विटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ईरान में भी ट्विटर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। तो क्या अब हिंदुस्तान में भी वो वक्त आ गया है जब ट्विटर का बहिष्कार कर उसे बताया जाए कि ट्विटर देश के सम्मान, देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं है? टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं घाटी की, कश्मीर की, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ आतंकियों के लिए एक ऐसा जाल बिछाया कि एक एक कर उसके तमाम टॉप कमांडर्स जो हैं वो ढेर हो गए और आतंकियों की कमर जो है वो टूट गई। ऑपरेशन ऑल आउट सेना ने चला रखा था, आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। अब आतंकियों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब आतंकी जब उन्हें पता चल गया है कि वो सुरक्षा बलों से लोहा नहीं ले सकते हैं, उन्हें चकमा नहीं दे सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को नहीं भेज सकते हैं, तो उन्होंने जो आम कश्मीरी है उसे डराना धमकाना, उसे टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। किस तरह से आम कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन्हें किडनैप किया जा रहा है, उनके साथ ब्रूटलिटी की जा रही है, और क्या है आतंकियों की ये नई स्ट्रैटेजी जिसके टारगेट पर है आम कश्मीरी, डिकोड करेंगे कट टू कट स्पेशल की अगली रिपोर्ट में। 18 जून जज के पीएसओ की हत्या, 2 जून बीजेपी नेता राकेश पंडित का मर्डर, 29 मार्च बीडीसी फरीदा खान पर अटैक। ये महज कुछ वारदात नहीं बल्कि आतंक के बदलते चेहरे के सबूत हैं। जो आतंकी अब तक जवानों के सामने बंदूक उठाते थे, घाटी के वही दहशतगर्द अब बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। टारगेट सिर्फ एक है, घाटी में लोगों को डराना, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की रफ्तार पर ब्रेक लगाना। धारा 370 के हटने के बाद से सरकार की कश्मीर में यही कोशिश रही है कि किसी तरह शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर मिलिटेंसी की घटनाओं में भी पिछले कुछ समय से काफी तेजी आई है और इस साल 15 लोग इन घटनाओं में मारे जा चुके हैं। वहीं अगर सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स भी माने जाएं तो ये जो इंसिडेंट हैं ये बढ़ सकते हैं और आने वाले दिनों में मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में काफ़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जो मिलिटेंट संगठन हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की शांति व्यवस्था बनाने की कोशिशों में लगातार रखना डाला जाए। ये ठीक वैसा ही मोडस ऑपरेंडी है जिसे 1990 से साल 2000 के बीच इस्तेमाल किया गया। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था, अल्पसंख्यक सिखों का कत्लेआम किया गया था, और अब जब फौज की जाबाजी ने आतंक की कमर तोड़ दी है तो एक बार फिर आतंक के निशाने पर आवाम है। घाटी में बेगुनाहों को निशाना बनाने की एक बड़ी वजह सरकार और सेना के साथ घाटी के लोगों का रोज बढ़ता रिश्ता भी है, क्योंकि सरकार फौज के जरिए कश्मीर में विकास का पिटारा खोल चुकी है, जिसका फायदा कश्मीर लोगों को हो रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार ने कश्मीर को बड़ा अनुदान दिया है। घाटी की सूरत और सीरत बदलने के लिए कई और भी योजनाएं सरकार चला रही है। विकास आया तो स्थानीय जनता के बीच आतंक परस्ती कम हुई और आतंकियों को छिपने के लिए अड्डे भी कम पड़ने लगे। यही वजह है कि अब आतंकी आम पब्लिक को डरा रहे हैं। घाटी में मौजूद आतंकी अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी कवायद आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इशारे पर हो रही है। कश्मीर में हालिया दिनों में कुछ नए आतंकी संगठन सामने आए हैं, मसलन द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपुल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ये सिर्फ नए नाम हैं, आतंक पुराना है।
इन सभी गुटों में लश्कर तोयबा के आतंकी हैं। घाटी में मौजूद आतंकी पाकिस्तान बेस्ड संगठनों का नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि इसे घाटी में आंदोलन की शक्ल दी जाए और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों का नाम घाटी में दहशत फैलाने में इस्तेमाल न हो, जिससे पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर को कम किया जा सके। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ है काले आतंक का प्रतिघात। सिर्फ कोरोना काल की बात करें तो साल 2020 में कश्मीर के अंदर 232 आतंकी ढेर किए गए और इस साल जून के महीने तक 62 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले आतंकी संगठनों में कश्मीर कमांडर की पोस्ट होती थी, अब जिलों के कमांडर भी ढेर किए जा रहे हैं। इन हालात में जरूरत है तो ऑपरेशन ऑल आउट जैसे एक और कैंपेन की, ताकि दुनिया एक बार फिर कह सके अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। टीम न्यूज़ नेशन। 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी, एक विकासशील देश, हेल्थ स्ट्रक्चर का अभाव, उसके बावजूद भी भारत ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी है कोरोना से लड़ने की। एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश में पीपी किट जो है वो भी मैन्युफैक्चर नहीं होती थी। आज हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई, गरीब देशों में बांटी भी, और अब कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम ड्रोन का सहारा ले रहे हैं वैक्सीन की डिलीवरी के लिए उन इलाकों में जहां आपका हमारा आसानी से पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। न ट्रैफिक का झंझट, न उबड़ खाबड़ रास्तों की परवाह। इमरजेंसी में भी घबराइए मत। दवा की दुकान दूर है तो भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक इशारा, एक कॉल और आपके दरवाजे पर दवाई से लेकर खाना तक हाजिर। तस्वीरें यूपी के एटा की है, जहां एएन सिगलिफ्ट ड्रोन, जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट का ड्रोन है, जिसका फूड पैकेट डिलीवरी के लिए परीक्षण किया जा रहा है। दावा है कि आने वाले दिनों में ड्रोन फूड पैकेट्स की डिलीवरी और मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगा। खासकर आपदा के वक्त में इस ड्रोन का रिमोट एरियाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा और लोगों को खाने पीने के सामान से लेकर दवाइयां तक डिलीवर की जा सकेंगी। कहीं ना कहीं इस तरह के ड्रोन जो हैं वो पैकेट्स को डिलीवर करने का काम करेंगे। शहर शहर में इस तरह के ड्रोन दिखाई देंगे, लेकिन अभी चल रहा है परीक्षण, और परीक्षण के दौरान हम इसकी कैपेबिलिटीज़ को जांच रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं वो केवल खाने के पैकेट्स ही नहीं, बल्कि उसमें मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, जीवन रक्षक दवाएं भी हो सकती हैं, इसके अलावा ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। आपने देखा कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें एक एम्बुलेंस को ऑर्गन्स लेकर के दूसरे हॉस्पिटल तक दौड़ना पड़ा हो। ऐसे में ये जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। ये छोटा सा ड्रोन अपने अंदर कई खूबियों को समेटे हुए है। मसलन एन सिगलिफ्ट करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वजन करीब 8 किलोग्राम है। ये ड्रोन अपने साथ 1 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। ड्रोन की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन करीब 400 फीट ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें हमने एक पैकेट रखा हुआ है। वो पैकेट जो कि फूड पैकेट है, इसमें दवाई भी हो सकती हैं। थोड़ा सा नीचे आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका फूड पैकेट रखा था। ये जो पोर्शन देख रहे हैं नीचे की तरफ, इस पोर्शन के नीचे ही पैकेट रखा जाता है। क्यों मुतुल? हाँ जी आमिर जी। तो ये नीचे जो आप सबसे लोअर पोर्शन में बॉक्स देख रहे हैं, ये है इसका पैकेज कंटेनर। ठीक है। तो इसमें हम नीचे एक प्लेट लगी है, उसके माध्यम से पैकेज उस पे सिक्योरली टाई करके इसमें एंगेज कर देते हैं। इस ड्रोन को इस्तेमाल में लाने से पहले हर कसौटियों पर परखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के 100 टेस्ट होंगे। उसके बाद जब इसका लाइसेंस मिल जाएगा तब इसे बाजार में उतारा जाएगा। एटा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था आज खबर का टुकट में। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।